तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, कौन संख्या, मान लीजिए कि n अगर प्राकृत संख्या है तो 6 के पावर n अगर हम लोग क्वेश्चन रख रहे हैं तो क्या उसका अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको सोल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, n एक प्राकृत संख्या, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि मान n बराबर प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। मान ली कि n का मान 1 2 3 4 5 6 डैश डैश है, ठीक है। n क्या बोला है, प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी n कौन संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो लिख दिए n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश का मतलब आगे तक भी, ठीक है। अब चलिए जांचना है कि 6 के पावर n जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कभी 0 लास्ट में आ सकता है। तो चलिए जांचते हैं। तो लिखेंगे जब n बराबर 1 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना है, 6 के पावर n। तो चलिए 6 और n का मान 1 रखते हैं तो कितना आ गया 6। लास्ट में बताइए अंक 0 पर समाप्त हुआ, नहीं। फिर चेक करते हैं, जब n बराबर 2 रखते हैं तो 6 के पावर n के बदले कितना हो जाएगा, 6 के पावर n दिया हुआ है तो 6 के पावर 2 यानी 6 का स्क्वायर 36। बताइए इसका फिर लास्ट में कितना आया 6, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा। एक और जांच लेते हैं, जब n बराबर 3 तो जब n बराबर 3 तो देखते हैं 6 के पावर n यानी 6 के पावर 3 यानी 6 गुना 6 गुना 6 यानी 6 में 6 से गुना करेंगे 36 और 36 में 6 से कीजिएगा तो 36 के 6 80 3 6 3 18 3 21 यानी 216। देखिए कितना हूं आप 6 के पावर 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिएगा, 4 रखिएगा, 5 रखिएगा। देखिए सबके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ कभी भी 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो यही बोला है कि जांच कीजिए क्या इतना पर समाप्त हो सकता है, तो नहीं होगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। बस यही करना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर 6 लास्ट में, ये देखिएगा जब हम लोग 6 के पावर n में 1 2 3 प्राकृत संख्या रखे, अगर लास्ट में 0 आता तो लिख देते कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है तो लिख देंगे समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 5, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, पर व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेंगे तब ये क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा मान लीजिए हम 10 लेंगे, अगर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 और 5 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 10 का
2 5 1। अब मान लीजिए कि हम 2 लिए, 2 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड 2 एकम 2। ठीक है, एक और संख्या इसमें ले जाएंगे, मान लीजिए 6 ले लिए, 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 3 एकम, यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 1। एक और संख्या ले लेते हैं इसमें, मान लीजिए 3 ले लिए, तो 3 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 एकम 3, यानी 3 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 एकम 3। ठीक है, एक और इसमें ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 20 ले लिए, 2 से तोड़ेंगे तो 10, 2 से तोड़ेंगे तो 5, अब 5 एकम 5, यानी 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 गुना 1। ठीक है, थोड़ा एक और इसमें लेते हैं, मान लीजिए 11, 11 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 11 एकम 11, यानी 11 का अभाज्य गुणनखंड 11 एकम 11। अब सुनिएगा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक होगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। किसका अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, 1 2 3, 2 से ज्यादा है 1 2 3, 2 से ज्यादा है 1 2 3 4, 2 से ज्यादा है, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल कितना होगा, 2 होगा, बस 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो हमको ऐसे समझा दी, लेकिन परिभाषा क्या होता है अभाज्य संख्या का, कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, कितना से, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, सिर्फ 2 और कितना से विभाज्य होगा, 1 से, मान लीजिए 11, तो सिर्फ 11 और 1 से भाग लगेगा। 3 तो सिर्फ 3 और 1 से भाग लगेगा। 2 तो सिर्फ 2 और 1 से भाग लगेगा, इसके अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो वह 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होगा उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, 1 से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। जैसे देखिएगा 10, बताइए 10, 1 और 10 के अलावा 2 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, ये कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या। अब देखिए जैसे 6, तो 1 और 6 के अलावा 2 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 20 ले लीजिए, तो 20 में 1 और 20 के अलावा 2 से भाग लगेगा, 4 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, उसका बताइए 10 से भाग लगेगा। तो यानी अगर एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य है तो उसको हम लोग भाज्य कहेंगे। अभाज्य किसको कहेंगे, तो एक और स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ये परिभाषा हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में बनाने में ध्यान रखिएगा कि अभाज्य का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होता है, 2 से अधिक कभी नहीं होगा। अभाज्य का 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से अधिक, 2 होगा तो नहीं, 2 से अधिक होगा तब क्या कहेंगे, इसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं कि ये कौन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग पता कर लेंगे भाज्य संख्या क्यों। तो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13। तो इसका तो अभाज्य गुणनखंड पता नहीं चल रहा है कई है, अब ना कहिएगा 1 2 3 प्लस में, पहले सोल्व कर लेंगे इसको। सोल्व आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो देखिए 13 दिया हुआ है प्लस में, तो 13 को हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 तो कॉमन ली, अब प्लस 13 लेंगे तो कितना बच गया, 1। अब देखिएगा यहाँ 13, यहाँ देखिए तो कितना हो जाएगा, तो 11 7 77 और प्लस 1, यानी 13 गुना कितना 78। अब सब गुना में आ गया। तो देखते हैं इसका कई गो अभाज्य गुणनखंड है, एक होता 13 है। अब 78 का तुलते हैं अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, तो 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 तिहाई 6 1 और 2 9 18 और 3 से हो जाएगा 13, यानी 2 3 13, कितना 2 3 13, तो 2 गुना 3 गुना 13 और लास्ट में आप 1 भी लिख सकते हैं। तो बताइए इसका पहला भाज्य गुणनखंड हुआ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 से अधिक है तो कौन संख्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, एक और दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं।
7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब प्लस में कितना है 5, जितना प्लस में देगा ना उसी को कॉमन ले लीजिएगा। 5 7 गुना 6 5 कॉमन लिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब प्लस 5 कॉमन ले लिए तो 1। अब देखिएगा 5 पर इसको गुना कर लेते हैं कितना होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 गुना 6 6 चौका 24 और 7 6 42 42 में 24 से गुना कर लेते हैं। 4 गुना 8 4 चौका 16 2 गुना 4 4 गुना 8 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10। ये आया आपका 1008 प्लस 1, प्लस में 1 है यानी हो गया 1009। तब 5 गुना ये हो जाएगा 1009। अब 1009 है, देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तब 9 1 10 3 से तो नहीं लगेगा, देखिए भाग देखिएगा चेक कर दिया लगे या ना लगे। ऐसे बताइए इसका कई बार अभाज्य गुणनखंड हो गया, एगो 5। अगर मान लीजिए 1 से भी लगेगा तो एगो 1 है एगो 1009 है। तब 2 से तो अधिक हो गया, तो 2 से अधिक हो गया तो कौन संख्या हो गया, ये हो गया आपका कौन संख्या, भाज्य संख्या। तो पता चल गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः बोला कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या के हैं। लास्ट में लिख देंगे अतः 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 भाज्य संख्या संख्याएं है, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, क्योंकि इनका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। हो गया, बन गया। यानी इसी तरह देखा जाना है कि 2 से अधिक इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। हो गया, बन गया। क्वेश्चन कोई खास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह दे दिया एग्जाम्पल में, आपको प्रश्नावली में तब आपको बना दिए। तो इसको थोड़ा देख लीजिए, उतार लीजिए और इसका लास्ट क्वेश्चन बच गया 7 नंबर। तो देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। प्रश्नावली 1.2 में भी बताए थे कि बड़ा बड़ा लैंग्वेज दिया हुआ था न्यूनतम अधिकतम का, ठीक है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन, इसका भी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। इतने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा कि पुनः यानी दोबारा कब वह एक साथ मिलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम अर्थात लसअ निकाल लेते हैं। जब कहेगा पुनः दोबारा कब मिलेगा तो याद रखेंगे, दोबारा जब कहेगा मिलने के लिए तब क्या निकालेंगे, एलसीएम अर्थात लसअ। इस तरह क्वेश्चन आपको 2 संख्या देगा। कौन कौन संख्या दिया हुआ है तो थोड़ा देख लेते हैं। 18 है, 18 और क्या दिया गया है 12। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम किस विधि से निकालेंगे, हम आपको बताए हुए अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसी से निकाल लीजिएगा। चलिए 18 का अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं। 2 से 9 और 3 से 3 और 3 एकम 3, यानी 2 अकेला है, 3 दूगो है और 1 का 1 हो गया, ठीक है। अब 12 का पूछते हैं। 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी 2 का एगो है तो 2 दूगो है, 3 अकेला है, 1 अकेला है। अभाज्य गुणनखंड टूट गया। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लसअ निकालना है, ठीक है। पुनः कह रहा है उसी स्थान पर मिलने के लिए। तो बताइए क्या बताए थे कि वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन अधिक पावर, क्योंकि एलसीएम है। अगर एचसीएफ रहता तो वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन कम पावर, लेकिन ये तो एलसीएम है, तो वैसा संख्या जो दोनों में मिले लेकिन अधिक पावर वाला न मिलेगा उसको भी ले लेंगे। तो दोनों में 2 मिला, अधिक पावर वाला 2,
दोनों में 3 मिला, अधिक पावर वाला 2, दोनों में 1 मिला। अब ऐसा कोई संख्या है जो 9 मिला हो, तब देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं, 3 मिला ही ना मिला, 2 मिल गया काम खत्म, 3 मिल गया काम खत्म, 1 मिल गया काम खत्म। यानी अब कोई संख्या नहीं बचा हुआ है जो 9 मिले, सबका सब मिल गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 चौका 36। तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो अतः 36, क्वेश्चन दोनों का दिया होगा मिनट में, तो लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे, 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आपका सर, ठीक है। तो कितना देर बाद मिल जाएगा दोनों, तो 36 मिनट बाद वह पुनः अपना प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसी के सहारे आपका प्रश्नावली 1.2 समाप्त हुआ। अब क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.3 बनाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।